मिट्टी सोए। विद्यालय के बच्चे शिक्षक के साथ पिकनिक मनाने स्वर्णरेखा नदी के किनारे गए। कुछ बच्चे नदी के किनारे दरी बिछाकर बैठे तो कुछ नदी के किनारे बालों में पैर डालकर उसके ऊपर गरोधा बना रहे थे। उन्हें ऐसा करने में बड़ा आनंद आ रहा था। बिसरमणि अपनी सहेली शीला के साथ उस बालू से लड्डू बनाने का खेल खेल रहे थे। तभी शीला ने पूछा, आखिर ये बालू और मिट्टी के महीन कण नदी में कहाँ से आए? बृषमणि भी सोच में पड़ गई। फिर वे दोनों अपनी अध्यापिका के पास गई और उनसे इस बारे में पूछा। शिक्षिका ने उन्हें समझाते हुए बताया कि पहाड़ों से बहती नदियों का जल चट्टानों से टकराता रहता है, जिससे कई चट्टानें टूट जाती है। ये चट्टानें आपस में टकराती हुई बजरी, महीन बालू और मिट्टी में परिवर्तित होती जाती है। शिक्षिका की बातें सुनकर बृषमणि के मन में एक प्रश्न उठा। उसने शिक्षिका से पूछा कि आखिर नदियों से इतनी सारी मिट्टी को उठाकर खेतों में किसने रखा होगा? शिक्षिका बृषमणि की इस बात पर मुस्कुराते हुए बोली, पृथ्वी की ऊपरी परत कठोर चट्टान से निर्मित है। तेज धूप और अधिक तापमान के कारण ये चट्टानें टूटकर महीन कणों के रूप में बदल जाती है। ये महीन कण मिट्टी हवा द्वारा उड़कर हर जगह फैल जाते हैं। शिक्षिका ने उन्हें यह भी बताया कि लाइकेन तथा अन्य कुछ जीव चट्टानों की दरारों से गहराई में चले जाते हैं। इनके शरीर से कुछ रस एंजाइम सार्वित होते हैं जो चट्टानों को धीरे धीरे महीन कणों में बदल देते हैं। ऊपर की कहानी पढ़कर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। आपने मिट्टी के अंदर से चींटियों को निकलते जरूर देखा होगा। आपने बीजों को भी मिट्टी में अंकुरित होकर बाहर निकलते देखा होगा। क्या मृदा के अंदर और भी जीव जंतु रहते हैं? आइए क्रियाकलापों द्वारा इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट 1। अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे कीजिए तथा इन्हें आवर्धक लेंस की सहायता से ध्यानपूर्वक देखें। प्रत्येक नमूने के परीक्षणों के आधार पर सारणी को पूरा करें। उपयुक्त क्रियाकलापों के परीक्षणों में क्या आपको मिट्टी के कुछ नमूने के साथ पॉलीथीन की थैलियों, प्लास्टिक की वस्तुएं तथा कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली थी? क्या आप बता सकते हैं कि मिट्टी में ये सारी वस्तुएं कहाँ से आई है? इन्हें भी जानिए। प्लास्टिक तथा पॉलीथीन वर्ग की थैलियों मृदा को प्रदूषित करती है, साथ ही ये इसमें रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए प्लास्टिक के सामान और पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। उर्वरक, कीटनाशी तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी मृदा को प्रदूषित करते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों को कम से कम उपयोग करना चाहिए। मृदा में जल एवं वायु के कण होते हैं। एक्सपेरिमेंट 2। आवश्यक सामग्री: मिट्टी का ढेला, एक कांच का बीकर तथा जल। एक गिलास में 3/4 भाग जल लीजिए। मिट्टी के ढेले को जल से भरे इस बीकर में डालिए। आप क्या देखते हैं? आपको जल में कुछ बुलबुले निकलते दिखाई देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि पौधों की जड़ें तथा मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव मिट्टी के कणों के बीच फंसी वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। आपने जाना कि पवन, वर्षा व जलवायु क्रिया से सैल टूटकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। आप बताइए, मृदा के निर्माण में शामिल कारक है। मृदा की विभिन्न परतें। मृदा किस प्रकार अनेक परतों की बनी होती है? इसे जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। एक्सपेरिमेंट 3। थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, इसके ढेलों को तोड़कर चूर्ण बना लीजिए। कांच के गिलास में 3/4 भाग जल भरिए। अब मुट्ठी भर मिट्टी का चूर्ण लेकर इसमें डालिए तथा चम्मच में अच्छी तरह इसे हिलाइए। जब मिट्टी पूरी तरह से मिल जाए तो इसे स्थिर होने दीजिए। कुछ देर बाद गिलास को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न माप के कणों की परतें दिखाई देती है? क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा की सबसे ऊपरी परत में उपस्थित ये सड़े गले जैव पदार्थ अहम्योज कहलाते हैं। इसके ठीक नीचे मृदा के महीन कणों वाली मिट्टी नजर आती है। यह परत मृतिका है। मृतिका के नीचे दानेदार बालू के कण हैं और सबसे नीचे की परत में थोड़े मोटे कण दिखाई देते हैं। इसे बंजरी कहते हैं। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगती है। क्या आपने कभी हाल ही में खोदी गई खाई, कुआं या कोई घर की नींव के पार्श्व अंदरूनी भाग को देखा है? उसमें मृदा की भीतरी परतें दिखाई देती है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा प्रच्छेदिका कहलाती है।
मृदा परिच्छेदिका में प्रत्येक परत स्पर्श गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह महसूस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। ये परत सामान्यतः मृदु, सनम्र और अधिक जल को धारणा करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमकों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगों जैसे अनेक जीवों को आवास आश्रय प्रदान करती हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है और लेकिन खनिज अधिक होती है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सनहत घनी होती है और भी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फेफड़ों से खोदना कठिन होता है। मृदा के प्रकार। उपरोक्त क्रियाकलापों में आपने जाना कि मृदा शैल, कणों और ह्यूमस का मिश्रण है। जीवाणु, पादपों की जड़ें व सड़े गले पत्ते, केंचुआ आदि जीव मृदा के महत्वपूर्ण अंग हैं जो मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा को उसके कणों को माप साइज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वैसी मृदा बलुई मृदा कहलाती है। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक हो तो वह मृमण मृदा और सूक्ष्म कणों व बड़े कणों की मात्रा समान हो तो दुमटी मृदा कहलाती है। एक्सपेरिमेंट 4। आवश्यक सामग्री जल। तीनों प्रकार की मिट्टी के नमूने, बलुई, मृमण तथा दुमटी मिट्टी के नमूने इकट्ठे कीजिए। किसी एक नमूने में से एक मुट्ठी मृदा लेकर उसमें से कंकड़, पत्थर, घास, तिनके आदि को निकाल लीजिए। मिट्टी में बूंद बूंद कर उतना ही जल मिलाइए कि इसे गूंथ कर इसका गोला लड्डू बनाया जा सके। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। किस मृदा में गोला आसानी से बनता है? मृदा के गुण। मृदा में जल अत्यंत सरवण दर। आपने देखा होगा कि जब किसी पक्के फर्श पर पानी गिर जाए तो वह बह जाता है या उसे कपड़े से पोंछना पड़ता है, जबकि कच्चे फर्श पर जल गिरे तो वह अवशोषित हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के जल अवशोषण में ही अंतर पाया जाता है? आइए क्रियाकलापों द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। आवश्यक सामग्री। अलग अलग मिट्टी के नमूने, रंगीन जल, 200 मिलीलीटर की खाली बोतल। चित्र अनुसार कीप को शंक्वाकार फ्लास्क पर रखिए। कीप में मिट्टी के नमूने डालिए। बीकर के रंगीन जल को कीप में धीरे धीरे डालिए। फ्लास्क में प्राप्त जल को देखिए किसमें अधिक जल प्राप्त हुआ। इसी तरह अन्य नमूनों के साथ भी यह क्रिया दोहराइए। क्या आप इन नमूनों के अंत स्रवण दर में कोई अंतर देखते हैं? मृदा में नमी। गर्मी की दोपहर में जब आप किसी खेत या मैदान से होकर गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा कि उस जमीन के ऊपर की हवा स्वतः कंपित होती हुई लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए पता करते हैं। एक्सपेरिमेंट 6। एक जार लीजिए, इसके आधे भागों को मिट्टी से भरिए तथा इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। जार को सूर्य की रोशनी में रखिए। 1 घंटे के पश्चात जार के अंदर की दीवार को छू कर देखिए, क्या यह आपको गीली महसूस हो रही है? जार की दीवार पर ये जल की बूंदें आखिर कहाँ से आई है? मिट्टी के अंदर उपस्थित जल के वाष्पित होने के बाद संघनित होने के कारण ऐसा होता है। गर्मी के दिनों में मृदा से जल वाष्पित होने लगता है। ऊपर उड़ता हुआ जलवाष्प वायु को संघनन बना देता है। सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन होने के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें काम्यमान प्रतीत होती है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए क्रियाकलाप द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। एक्सपेरिमेंट 7। आइए आवश्यक सामग्री छना पत्र, 2 असंकृत बीकर, 2 कीप, विभिन्न मिट्टी गांव के नमूने, जल, 2 त्रिपात बैठकी, 2 परख नली। चित्र अनुसार त्रिपात बैठकी में कीप रखकर उसके नीचे परख नली एवं असंकृत बीकर व्यवस्थित कीजिए। सूखी हुई मिट्टी के नमूने का सूखा हुआ पाउडर 50 ग्राम तोलकर छना पत्र पर डालिए। माप कर सिलेंडर में जल लेकर माप नोट कीजिए। ड्रॉपर की मदद से बूंद बूंद कर जल को मृदा के ऊपर डालते जाइए। ध्यान रहे कि मृदा पर एक ही जगह जल नहीं गिरकर पूरी मृदा पर डालिए। मृदा पर जल की बूंदें तब तक डालिए जब तक वह रिस कर किप से नीचे गिरना न शुरू कर दे। मापक सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे प्रारंभिक माप से घटा लीजिए ताकि आपको मृदा द्वारा अवशोषित किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाए।
परिणाम को नोट कीजिए। मृदा का द्रव्यमान भार इज इक्वल टू 50 ग्राम। मापक सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन इज इक्वल टू UmL। मापक सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन इस प्रकार हो सकता है। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। क्या आपके सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त हुआ? उपरोक्त क्रियाकलापों के आधार पर निम्न सारणी को पूरा करें। आपने जाना कि मृदा में कणों के माप का उसके गुणों पर प्रभाव पड़ता है। बलुई मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और आसानी से आपस में जुड़ नहीं पाते, इसलिए इनके कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान रह जाता है। इस अतिरिक्त स्थान में वायु भरी रहती है। रिक्त स्थान होने के कारण इसमें जल की निकासी से तेजी से हो जाती है, अतः यह हल्की, सुवासित और शुष्क होती है। मृतिमण्य या चिकनी मृदा के कण बहुत महीन होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान कम होने के कारण इनमें वायु कम होती है। उसके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक अटक जाता है। यह कारण है कि यह अपेक्षाकृत भारी होती है। दुमटी मृदा की जल धारणा क्षमता अच्छी होती है। इसमें अहम्यूस होती है। इस कारण यह पादपों के उगने के लिए आदर्श होती है। बलुई मृदा प्राय समुद्र तटों, रेगिस्तान तथा नदियों के किनारे पर पाई जाती है, जबकि नदियों के मुहाने पर मृदा पाई जाती है। दोमट्टी मिट्टी पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। झारखंड में विशेषकर पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी एवं सफ़ेद मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वर्षा जल मृदा द्वारा अवशोषित होकर भूमिगत जल के रूप में संचित रहती है। यह सर्वाधिक शुद्ध जल होता है, जिसे हम पेयजल के रूप में उपयोग में लाते हैं। क्या आप कोई अन्य विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतर्वाहित होकर भूमजल तक पहुंच जाए? क्या आप जानते हैं, घड़ा सुराही बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के साथ घोड़े की लीद मिलाता है। पकाने के क्रम में लीद जल जाती है, घड़ा छिद्र युक्त बन जाता है। इसी छिद्र से जल वाष्पित होता है, इससे अंदर का जल ठंडा हो जाता है। मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कहीं मृमणय, कहीं बलुई तो कहीं दुमट्टी मिट्टी पाई जाती है। जलवायु कारकों जैसे पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता मृदा संचरण में परिवर्तन लाते हैं। मृदा के घटक और जलवायु कारक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। अच्छी जल धारण क्षमता तथा जैव पदार्थ से समृद्ध होने के कारण मृमय मिट्टी धारण के लिए सबसे उपयुक्त होती है। गेहूँ तथा चने के लिए मृमय तथा दुमट्टी मृदा दोनों ही उपयुक्त हैं। कपास के लिए बलुई या दुमट्टी मृदा होती है, जबकि इसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है। विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर एक सारणी बनाएं जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली मिट्टियों के साथ साथ उनमें उपजने वाली विशिष्ट फसलों के नाम लिखिए। मृदा पर तापमान का प्रभाव आपने महसूस किया होगा कि प्राय दिन की अपेक्षा रातें अधिक ठंडी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपको ज्ञात होगा कि दिन में सूर्य की गर्म किरणों वायु को गर्म कर देती है। पृथ्वी पर उपस्थित मृदा वायु से इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे धरती गर्म हो जाती है। लेकिन सायकाल के बाद मृदा अवशोषित ऊष्मा को तेजी से उत्सर्जन करने लगती है, जिससे धरती का तापमान घटने लगता है। यही कारण है कि दिन की अपेक्षा रात ठंडी होती है। तापमान मृदा को कई तरह से प्रभावित करता है। आप देखते होंगे कि एक ही खेत में किसान अलग अलग तरह के ही फसलें लगाते हैं।